windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit from the drama. So hello students, कैसा आप लोग सब आप लोग ठीक होंगे? Once again, welcome to my channel MZQ Classes for ICC Class 9, and now we're gonna start the next chapter of Phantom series of economy application of Class 9 named Infrastructure of the Indian Economy. Okay, तो इसमें ध्यान से सुनो, इसमें दो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इकोनॉमिक और सोशल। ठीक है, तो ये दोनों इकोनॉमी और ये दोनों इकोनॉमी हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में। हमने इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर पढ़ेंगे और नेक्स्ट चैप्टर जो आप लोग का वो है सोशल जो। ठीक है, तो आपने एक बट उससे पहले इफ यू डोंट फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, गो चेक इट आउट एंड सब्सक्राइब टू एमजेड क्लासेस एंड फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। ओके, सो लेट्स बिगिन। ओके, तो पहला है कि दो तरीका होता है, इकोनॉमी और सोशल। ठीक है, तो अब एग्जाम्स में मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ कि आपको कि कोई आपको नहीं बताएगा कि अगर बाय चांस में नहीं ये दोनों क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। लिख के रखो, क्लास 9 आईसीएससी कमर्शियल है, इकोनॉमी एप्लीकेशन का ये क्वेश्चन आएगा 2026 का पेपर फाइनल का। ये क्वेश्चन आएगा कि डिफरेंशिएट बिटवीन इकोनॉमी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो अब तुम लोग कैसे बता सकोगे डिफरेंस? तो एक बहुत ही इजी मैं बता दे रहा हूँ। तुम क्या करना, ये कर देना, इंप्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ। मैं थोड़ा शॉर्ट करके लिख रहा हूँ, ठीक है। इंप्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ इकोनॉमिक वुमेन रिसोर्सेस। अब मैंने यहाँ दो चीज दिया, इकोनॉमिक और वुमेन। तो देखो, अब जब इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर का बात होगा तब तुम क्या लिखना, इकोनॉमिक लिखना। अब सोशल का बात होगा तो क्या लिखना, वुमेन लिखना। अब एग्जांपल भी दे देना भाई, एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इकोनॉमिक में तुम्हारा एग्जांपल पूछेगा ट्रांसपोर्ट, ओके, ट्रांसपोर्ट पूछेगा, कम्युनिकेशंस, ओके, एनर्जी। अब आपका वुमेन में जो है ह्यूमन वाला ह्यूमन सिस्टम लोग पढ़ेंगे, उसमें आपको पूछेगा हेल्थ, ठीक है, हेल्थ, हाउसिंग और सबसे जरूरी आपका मनी तो नहीं बोल सकते हम लोग, आपका इलेक्ट्रिसिटी मान चलो, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी। तो ये आपको एग्जांपल आप लोग को देना है, ठीक है। बहुत इजी है, बहुत ही इजी तरीका से मैंने समझाया है आप लोग को, ठीक है, समझ लेना। बस अभी मैं मिटा दे रहा हूँ ये वाला, ठीक है, तो आप लोग को आसानी होगा पढ़ने में, ठीक है। अगर चाहिए तो फिर से एक बार पीछे करके देख लेना, ओके। सो हाँ, तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि रोल और इम्पोर्टेंस क्या है इंफ्रास्ट्रक्चर का, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर का रोल और इम्पोर्टेंस क्या है, ये वाला क्वेश्चन में आएगा तो लिख लो पहले, ये वाला क्वेश्चन आएगा, ठीक है, चाहे वो रोल बोलेगा या फिर इंपॉर्टेंस बोलेंगे। पहला है इसेंशियल फॉर द फंक्शनिंग ऑफ एन इकोनॉमी। तो फंक्शनिंग करने के लिए इकोनॉमी का बहुत ही जरूरी है, वही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ठीक है, क्योंकि डिपेंडेंट होता है इंफ्रास्ट्रक्चर। फैसिलिटी अच्छा रहेगा तो हम बना देंगे, अच्छे से इकोनॉमी बनेगा, ठीक है। और ये डिफिकल्ट एन इकोनॉमी विदाउट ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन इज डिफिकल्ट। और हम लोग सोच भी नहीं सकते कि अगर जिसमें डिफिकल्ट, ये बहुत ही मुश्किल है सोचना कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर में ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन नहीं रहेगा तो वो चलेगा ही, वो होगा ही नहीं, वो इंडस्ट्री होगा ही नहीं, वो इंडस्ट्री कहलाएगा भी नहीं, ठीक है। वो अब प्रोमोटिंग इकोनॉमी डेवलपमेंट, उसमें क्या है कि नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेस करता है रोल, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये क्या प्रोवाइड करता है, फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है, इंक्रीज करता है एबिलिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। अब हम लोग का है कि फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल का मतलब हुआ कि इंसानों को अच्छा से अपग्रेड करना, कि जो टाइम जैसे चल रहा है, अभी एआई का जमाना चल रहा है, तो एआई का तरह लोग को एआई कैसे यूज कर सकते हैं वैसा करवाना, उसको बोलते हैं, ठीक। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल बता दिया। अब इसमें सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहा है, इसमें सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा ये करता है, ठीक है। और ये द एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डिपेंड अपॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एज एजुकेशन मिला, हेल्थ केयर, टेक्नोलॉजी के बारे में बताया, तो वो सब, ठीक है। तो आप एक और एग्जांपल नोट कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, कि जस्ट अ मिनट, ओके। तो ये वाला आपका किसका हो गया, इकोनॉमिक का हो गया, ये वाला भी इकोनॉमिक का हो गया, बट ये वाला जो है आपका ये सोशल का हो गया। तो हो सकता है ये पूछेगा कि गिव मी द रोल्स या इंपॉर्टेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन द बेसिस ऑफ सोशल या फिर इकोनॉमी, ऑन द बेसिस ऑफ सोशल और इकोनॉमिक बोलेगा, ठीक है। स्किल फॉर्मेशन, तो स्किल फॉर्मेशन एक तरफ से देखो तो दोनों को ये चाहिए, ठीक है, भैया आपका लिखा हुआ भी है स्किल फॉर्मेशन में कि सोशल हेल्प इन स्किल फॉर्मेशन ऑफ पीपल बाय मेकिंग देम, ये ठीक है, ये वो आपका सोशल वाले में ही जाएगा, ठीक है, सोशल वाले में, ओके। क्योंकि ये स्किल फॉर्म करना है, एजुकेशन ट्रेनिंग करेगा, वो लोग कैसे ट्रेनिंग होता है, ठीक है, ट्रेनिंग करेगा। इंप्रूविंग क्वालिटी ऑफ लाइफ, तो ये आपका दोनों हो गया, आपका ई भी हो गया और ये आपका एस भी हो गया, एच हो गया, ये हो गया, ओके। तो स्किल फिर बता रहा स्किल फॉर्मेशन है कि तुमको ट्रेन करना है, तुमको अच्छा एक ट्रेनिंग देना है कि मान लो इंडियन आर्मी कैसे बनोगे तुम। अब हम जैसे आएंगे सर हम इंडियन
मार के भगाएगा तुमको। क्यों? क्योंकि तुम ट्रेन नहीं हो, तुम सीखे नहीं हो कि कैसे एक मिलिट्री को होना चाहिए, एक आर्मी को होना चाहिए। जैसे लोग सिखाते हैं। ये किस अंदर आएगा? इसका अंदर आएगा सोशल का इसमें। और इंप्रूविंग क्वालिटी ऑफ लाइफ, जो मैंने यहाँ नीचे एग्जाम्पल दिए, जो भी गंदा हुआ यहाँ पर, तो ये दोनों के लिए, इकोनॉमिक के लिए और सोशल के लिए। अब स्प्रेड ऑफ लिटरेसी। अब लिटरेसी का मतलब क्या हुआ कि एजुकेशन जो, हाँ, तो आप ये वाला सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में भी इसका डेफिनेशन दिया हुआ है। तो लिटरेसी का मतलब क्या हुआ? एक ऐसा आदमी, एक ऐसा आदमी जो अच्छा हो, मान लीजिए दोनों चीज कर सकते हो, पढ़ भी सकता हो और लिख भी सकता हो, ठीक है, कुछ अपने ओन लैंग्वेज में, मतलब कुछ भी, कोई भी लैंग्वेज में लिख भी सकता हो, पढ़ भी सकता हो, उसको बोलते हैं। तो इसको बढ़ाना, पढ़ाई लिखाई को बढ़ाना, सबको ऐसा बनाना कि सब पढ़ लिख सके, सब ये फैलाना, बोलने का मतलब वही। रिड्यूसिंग पॉवर्टी, पॉवर्टी जो गरीबी को मिटाना, जो होता ही नहीं है। ऑन द कैमरा में बोलो कि वो होता ही नहीं, गवर्नमेंट ऐसा होने ही नहीं दे रहा, बस मुंह खोल के बोलते रहा हम लोग गरीबी मिटाएंगे, हम ये करेंगे, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, कुछ भी ये लोग नहीं करेंगे। ये लोग बस मुंह खोल के हम कर देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, कुछ भी नहीं होगा। समझ गए ना? वो बोलने का मतलब है। अब हम लोग पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, जो हम लोग आधा पढ़ लिया था, ठीक है। कंस्ट्रेंट टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मतलब कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ाना, उसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, फैलाना, समझ गया ना, कि वाइडली स्प्रेड करना, ठीक है, तो उसको ही हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक कॉन्स्ट्रक्ट डेवलपमेंट, ठीक है, आपकी बुक में लिखा हुआ है। और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लीडिंग कॉन्स्टेंट है, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एज यू नो अबाउट इट। एंड द नेक्स्ट थिंग इज एडवर्स इंपैक्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, बहुत इन्वेस्टमेंट होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तरक्की करेगा और इकोनॉमिक ग्रोथ भी बढ़ेगा, बोलने मतलब वही। फिर है कि इंक्रीज कॉस्ट ऑफ इनपुट, कॉस्ट ऑफ इनपुट मतलब अंदर से कॉस्ट को बढ़ा देना, कि आउटपुट में खर्चा नहीं, ठीक है, मतलब यहाँ लिखा हुआ कि इंफ्रास्ट्रक्चर शॉर्टेज इंक्रीज कर दिया गया है, कॉस्ट ऑफ इनपुट लाइक पावर्स। अब जो हम डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर पढ़ा रहे हैं, उसमें ये मतलब है कि क्या क्या चैलेंजेस इकोनॉमिक डेवलपमेंट को सहना पड़ रहा है इंडिया में। इंडिया में जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है उसको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ा, ठीक है। पहले बता दें कॉन्स्ट्रक्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, बहुत अगर शॉर्टेज रहेगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ सही से होगा नहीं, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा नहीं, इससे ज्यादा चाहिए हम लोग को। फिर एडवर्स इंपैक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, कम रहेगा, कम इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी रहेगा तो कम इन्वेस्टमेंट होगा, कम इन्वेस्टमेंट होगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो जाएगा। अभी तो एडवांटेज दो बताया पहले, दो पॉइंट का। अब जो एक्चुअल डिसएडवांटेज वो हम बता रहे हैं। अब इनकी कॉस्ट ऑफ इनपुट मतलब क्या हो, अंदर का सामान, पावर, एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन, वो सब हुआ, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, उससे क्या होता है कि बिजनेस का जो प्रॉफिट होगा वो आधा तो उसमें चल जाएगा। मान लो कि 100% बिजनेस प्रॉफिट हुआ, अब लैक ऑफ इंडस्ट्रियल फैसिलिटी है, ठीक है, अब बहुत ही ज्यादा पैसा लग रहा है इनपुट करिए, पावर, एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन करिए, तो अब मान लो 100 बिजनेस प्रॉफिट में से 75 भी नहीं, 95 देना होगा वो लोग को, इनपुट वालों को, 5 बिजनेस प्रॉफिट लेके करेगा क्या? तो इसी कारण से बोला कि ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री रहेगा तो अच्छा इकोनॉमिक ग्रोथ बनेगा। लेकिन अगर तुम ज्योग्राफी के हिसाब से देखोगे, क्लाइमेट के हिसाब से देखोगे तो इतना इंफ्रास्ट्रक्चर होना नहीं चाहिए। इससे क्या होता है, पॉल्यूशन बढ़ता ही है, पोल्यूशन, ठीक है। अब हम लोग हिंड्रेंस टू द ग्रोथ ऑफ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री। अब जो इंफ्रास्ट्रक्चर शॉर्टेज है पर्टिकुलरली हिंड्रेड द ग्रोथ ऑफ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स। अब ग्रोथ ऑफ या एक्सपोर्ट जो होता है बाहर से, ओरिएंटेड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, उसको चाहिए रोड, रेलवे, ठीक है, पोस्ट एयरवे, और जितना भी चीप हो और अच्छा कम पावर में हाउस चाहिए, तो आदमी लोग को वही चाहिए। पर ऐसा अगर कम ही रहेगा जब इंडस्ट्री, ठीक है, जब कम ही एक्सपोर्ट इंपोर्ट होगा, देखो अगर रेगुलर टाइम में अगर होता रहता, रेगुलर टाइम मतलब हर दिन हो रहा है, ठीक है, एक्सपोर्टिंग पोर्ट से, रेलवे एयरपोर्ट से, तो उससे क्या होता है कि जो ट्रांसपोर्टेशन है कॉस्ट वो चीप हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है, एज यूजुअल, ठीक है। अब मान लो कि हफ्ते में सिर्फ 2 या 3 शिप आ रहा है, हफ्ते में 2 या 3 शिप प्लेन आ रहा है, वो मान लो, अब उसमें क्या करेगा वो लोग, कॉस्ट बढ़ा देगा ट्रांसपोर्टेशन का, पावर का अलग बढ़ा देगा, तो उससे क्या हुआ, बेचारे लोग को प्रॉफिट खत्म, बोलने का मतलब वही है, समझे। तो इसलिए बोलेंगे अगर ज्यादा होता रहता ट्रांसपोर्टेशन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड तो अच्छा रहता, तो क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन कम हो जाता है, पावर में उतना पैसा लगता नहीं। अब एक कॉम्पोनेंट्स हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर का, और ये 3 वीडियो है, सॉरी ये 3 है, ठीक है, हम इसमें पढ़ लेंगे पहले। अब ये चैप्टर में इस पर सिर्फ हम ट्रांसपोर्ट हम लोग करेंगे, ओके। सो ट्रांसपोर्ट, तो ट्रांसपोर्ट में देखो 3 तरीका का ट्रांसपोर्ट होता है, रेलवे, रोड और वाटर, ठीक है। रेलवे सबसे इंपॉर्टेंट है इंडिया में, बहुत इंपॉर्टेंट है रेलवे, ठीक है, और हाँ, और ये एक ऐसा ट्रांसपोर्ट है जो ज्यादा वजन और बहुत सा आदमी, बहुत से गुड्स को लेके एक जगह से लेके जा सकता है। फिर से बता रहे हैं, ये एक ऐसा ट्रांसपोर्ट है जो बहुत ही ज्यादा हेवी सामान और बहुत आदमी को, बल्क आदमी लोग को, ये गुड्स को एक जगह से पहुंचा सकते हैं विद फुल सेफ्टी एंड कंफर्ट, समझिए। अब है रोड्स, अच्छा एक और बता ही दे रहे तुमको, ठीक है। और ये ज्यादा क्या होता है, ज्यादा नंबर पीपल या कुछ को एक जगह से लेके जाने में काम आता है, ठीक है। तो अगर सरफेस पे अगर फास्टर का बात हुआ तो रेलवे सबसे पहले आते हैं, ठीक है। अब रेलवे को लाइफ लाइन ऑफ द नेशन भी कहा जाता है। हो सकता है कि एमसीक्यू में पूछता है कि व्हाट इज
विच ट्रांसपोर्ट इज द लाइफलाइन ऑफ द नेशन, या विच ट्रांसपोर्ट इज द लाइफलाइन ऑफ इंडिया। तो तुम लिख सकते हो रेलवे, ठीक है, एमसीक्यू में पूछता है, उतने चांसेस नहीं है, फिर इसको पढ़ लेना। फिर है कि रेलवे हैज बीन अ ग्रेट इंटीग्रेटिंग फोर्स बाय ब्रिंगिंग टुगेदर पीपल फ्रॉम ऑल कंट्री ऑफ द, हाँ समझिए, मतलब कि रेलवे क्या करता है, हर एक जगह का आदमी को, हर एक स्टेट का आदमी को कंट्री घुमाता है। मतलब तुमको जाना है मुंबई, तो कैसे आओगे, रेलवे पकड़ के आओगे। तो तुम कोलकाता से मुंबई गए, तो मुंबई से दिल्ली, दिल्ली से कश्मीर, कश्मीर से कन्याकुमारी करते तो पूरा घूम लोगे पूरा। तो हर बहुत से आदमी लोग को पूरा कंट्री घुमाता है कौन, रेलवे। अब तुम कंट्री का बात करो, गेट कंट्री, तो तुम एयरप्लेन यूज करना होगा एज यूजुअल, या पोर्ट यूज। तो पहले जमाने में पोर्ट में आता था, शिपिंग शिप में आता था, बट अभी ना रेलवे आता है, पहले तो आदमी पोर्ट में आता था शिपिंग में, ठीक। हाँ, अब शिप पे तो हमने सामान को, अभी का टाइम पे अभी तुम हमने सामान को एक जगह से दूसरी जगह कंट्री में ये कर सकते हो, पोर्ट कर, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। बस इतना ही है। अब हम लोग पढ़ेंगे रोड। रोड का मतलब क्या होगा, अब जैसे मान लो कि तुमको कहीं जाना है, तुम मान लो कि तुमको अगर रेलवे स्टेशन जाना है, और या तुमको एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन जाना है या फिर एयरपोर्ट जाना है, कैसे आओगे बताओ। कार से, अच्छा ठीक है, चलो कार से मान लो। अब कार कहाँ चलता है, रोड में, ठीक। तो अब रोड भी जो है, रोड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही तुमको लेके डोर टू डोर सर्विस, वही तुमको स्टेशन लेके जाएगा, वही तुमको पोर्ट स्टेशन लेके जाएगा, और वही तुमको एयरपोर्ट लेके जाएगा, ठीक है। अब जब रोड ही नहीं रहेगा, जब रोड ही नहीं रहेगा तो तुम कैसे आओगे। अब ऐसा कि नहीं कि प्लेन आएगा घर के नीचे, हाँ सर आइए वेलकम टू एयरलाइंस, वैसा तो नहीं होगा। ट्रेन आए, ऐसा तो नहीं होगा, नहीं होगा, ऐसा ऑब्वियसली नहीं होगा। तो तुमको ट्रेन लेना होगा, गाड़ी में, बस कहाँ चले, बस में आओगे तो कहाँ चलता है, रोड में चलता है। रोड सबसे इंपॉर्टेंट है तुमको कैरी करने के लिए, तुमको, और शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म कैरी, शॉर्ट टर्म सामान कैरी, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह शॉर्ट टर्म कैरी, मतलब कि छोटा, मतलब कि मान लो कि कोलकाता से हमको लेके जाना है आसनसोल, सुने होगे, बहुत अच्छी जगह है, तो बस हमको उतना ही लेके जाना है, तो हम गाड़ी का यूज कर सकते हैं, समझे। बस शॉर्ट डिस्टेंस के लिए बेहतर है कार, रोड मतलब। अब तुमको चाहिए, आप तुमको कोलकाता से मुंबई आना है, तो तुम गाड़ी लेके आ सकते हो, सामान खराब हो जाता है, ठीक है, वो मतलब। अब हम लोग इसमें इसका इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे। पहले लार्ज एम्प्लॉयमेंट, द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट इज दैट इट जनरेट लार्ज एम्प्लॉयमेंट फॉर रोड कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस एंड इट्स ऑपरेशन। अब रोड जो है बहुत ज्यादा लार्ज एम्प्लॉयमेंट कैसे कंस्ट्रक्ट करता है, क्या कंस्ट्रक्ट करता है, रोड कंस्ट्रक्ट करने के लिए आदमी चाहिए, ठीक है, मेंटेनेंस करने के लिए, ऑपरेशन करने के लिए चाहिए आदमी चाहिए। तो इसी कारण सब आदमी को बोलते हैं कि आइए काम करिए, रोड बना देंगे, बस उसका बदले में क्या करता है, पैसे देते हैं, तो लार्ज एम्प्लॉयमेंट हो गया। एक्सक्यूज मी, डोर टू डोर सर्विस तुमको एक जगह से दूसरा जगह लेके जाता है, ठीक है, एक जगह से दूसरा जगह लेके जाता है। तुमको अभी जो एग्जांपल दिए, सुटेबल फॉर डिस्टेंस बताया तुम आसनसोल से कोलकाता का, ठीक है, सुटेबल फॉर स्मॉल अमाउंट मूवमेंट, स्मॉल मूवमेंट मतलब क्या हुआ, है ना, मतलब कि बता दे रहा हूँ, बता रहा हूँ, कुछ ज्यादा समझ रहे हो। रोड ट्रांसपोर्ट इज आइडियल सुटेबल फॉर शॉर्ट एंड मीडियम डिस्टेंस इन व्यू ऑफ इट्स इजी अवेलेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबल इन द ऑपरेशन, ठीक। फ्लेक्सिबल मतलब मूव कर सकता है, और अवेलेबिलिटी मतलब कि अवेलेबल है कि वो जा सकता है, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब समझ गए कि मतलब कि मूव करता है, और अवेलेबिलिटी मतलब कि वहां पर जाने का अवेलेबल है, वो जा सकता है, ठीक है। तो शॉर्ट डिस्टेंस का मतलब हुआ आसनसोल वाला बताया तुम लोगों को, और डोर टू डोर सर्विस भी मतलब वही हुआ कि तुमको एक जगह दूसरे लेके आते हैं, और शॉर्ट डिस्टेंस, हाँ सॉरी मैं यहाँ बताया ना, सुटेबल स्मॉल मूवमेंट। तो रोड ट्रांसपोर्ट इज मोर सुटेबल फॉर द मूवमेंट ऑफ गुड्स इन स्मॉल क्वांटिटी एंड ट्रांसफर ऑफ पैसेंजर इन स्मॉल नंबर्स। मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ कि अगर कम सामान है, जैसे तुमने बताया कम सामान है और कम आदमी है, तब तुमको वो लेके जा सकता है, तब तुमको एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकता है, समझ गए। बट शॉर्ट डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस, शॉर्ट मूवमेंट के लिए वो लेके जा सकते हो, ठीक है। बस इतना ही पढ़ना है। अब हम लोग पढ़ेंगे वाटर का। तो वाटर में दो तरीका होता है, एक इनलैंड वाटरवेज और एक शिपिंग, ठीक है। बस हाँ, शिपिंग, ठीक है। इनलैंड वाटरवेज का मतलब क्या हो, इनलैंड वाटरवेज कंप्राइज ट्रांसपोर्ट थ्रू रिवर्स एंड कैनल्स इन द बैकवर्ड ऑफ द कंट्री, ठीक है, ये बैकवर्ड ऑफ द कंट्री है, इसमें क्या क्या चलते हैं, बोट्स, स्ट्रीमर्स, शिप्स एंड हैव बीन द मेन मोड ऑफ इनलैंड वाटरवेज। बोट से होता है ना कि हम यहाँ तैर के यहाँ जा रहे हैं, तो वो हुआ, मतलब कि शॉर्ट डिस्टेंस, ये भी तरीका एक बोलो, ठीक है, ये भी एक तरीका क्या है, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए अच्छा है। मतलब कि तुमको बस थोड़ा सा जगह जाना है, बस थोड़ा सा एक जगह, बस 500 मीटर का दूरी में है, तब तुम बोट यूज कर सकते हो, ठीक है, मतलब कंट्री के अंदर ही, ठीक है, कंट्री के अंदर ही तुम कर सकते हो। बट अगर जब बात रहा एक कंट्री से दूसरा कंट्री लेके जाने का, तब तुमको शिपिंग यूज करना होगा। तो वही बोलेगा मतलब कि तुमको ये अगर पूछोगे कि, ठीक है, तो वही बोलने का मतलब हुआ कि अगर तुमसे पूछेगा कि व्हाट इज अ शॉर्ट डिस्टेंस वाटरवे, ठीक है, कि मतलब कि एक अगर शॉर्ट डिस्टेंस है मेरा, तो हम पानी में कौन सा ये यूज कर सकते हैं, तो इनलैंड वाटरवे से यूज कर सकते हो, क्या है, बोट होता है, कैनल, स्टीमर से तुम एक जगह से शॉर्ट डिस्टेंस के लिए लेके जा सकते हो। शिपिंग मतलब बल्कि सामान लेके जाना, तुम देखे होगे, एक फोटो यहाँ आया होगा, ठीक है, शिपिंग मैंने डाल दिया यहाँ पर, ठीक है, ये देखिए कितना कितना सामान था यहाँ पर। तो शिपिंग कहाँ से आ रहा है कि मान लो इंडिया से जर्मनी जा रहा है, तो तुम्हारा सब सामान इसमें कंटेनर में है, समझ गए, तो वो हुआ शिपिंग, समझ आइए वो, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट, हम लोग का है कम्युनिकेशन, ओके ओके। सो अब हम लोग पढ़ेंगे कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन में दो है, ठीक है, पहला है पोस्टल सर्विस और दूसरा है
कम्युनिकेशन। ओके, तो अब हम लोग पोस्टल सर्विस का ये पॉइंट पढ़ेंगे और टेलीकम्युनिकेशन का ये पॉइंट पढ़ेंगे, बस इतना ही पढ़ना है और ज्यादा पढ़ना नहीं है। ओके, इन एग्जाम दे कैन आस्क यू दैट राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन पोस्टल सर्विस और राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन टेलीकम्युनिकेशन, या बोलेगा कि दोनों कम्युनिकेशन के डिफरेंसेस बताओ, नाम नहीं लेगा, डायरेक्ट बोलेगा कि दोनों कम्युनिकेशन के डिफरेंसेस बताओ, तो तुम लोग बता देना कि ये दोनों पोस्टल सर्विस है, टेलीकम्युनिकेशन और डिफरेंस। ठीक है, तो ये सब पॉइंट मिला के तुम लिख दे। चलो पहले पढ़ते हैं पोस्टल सर्विस। तो पहला है पोस्टल सर्विस। इंडिया इज द लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ पोस्टल सर्विस इन द वर्ल्ड। लार्जेस्ट नेटवर्क इंडिया के पास है पूरे दुनिया में पोस्टल सर्विस का। ठीक है, अब इंडिया पोस्टल नेटवर्क विद अबाउट 1,59,280 पोस्ट ऑफिस एज ऑन 31 मार्च 2002 को इंडिया पोस्टल नेटवर्क था 1,59,280। ठीक है, अब इंडिया इज अमंग फ्यू कंट्रीज वेयर मेल डिलीवर। इंडिया से ही सब मिल जाता है दूसरा कंट्री में। ठीक है, अब पोस्टल एयर से भी होता है डिलीवर और सर्विस से भी होता है। सर्विस से कैसे, साइकिल से, गाड़ी से। एयर से मतलब एरोप्लेन, वो सब। ठीक है, मतलब एक कंट्री दूसरा कंट्री लेके जा रहे। हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस इन वर्ल्ड, इंडिया में हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस है वर्ल्ड का, सबसे बड़ा है पोस्टल सर्विस है वो है इंडिया में। ठीक है, और ये 150 साल पहले से चल रहा है, यही कारण से 150 साल पहले से, सोचो 150 साल पहले से पोस्टल वाला सर्विस चल रहा है। ठीक है, हैंडल दिया 382 करोड़ आर्टिकल 2021 से लेके 2022 तक। नेक्स्ट यूएसए में 2021 से 2020 से 382 करोड़ आर्टिकल दिया है, हैंडल करवाया है। अब पिन इंट्रोड्यूस हुआ था 1972 में। अब यहाँ वर्ड जो है पिन, अब पिन का फुल फॉर्म हो सकता है पूछेगा नहीं, बट जानने के लिए रख लो। पोस्ट क्या है, पोस्टल इंडेक्स नंबर। जो आता नहीं, बोलते नहीं कि जो पोस्टमैन आता बोलते कि पिन दीजिए, पिन दीजिए, तो वो वही बोलता है, पोस्टल इंडेक्स नंबर मांगता है तुमसे, ये तुम्हारा है कि नहीं, समझ गए। अभी टेलीकम्युनिकेशन आ गया है। ठीक है, तो वो बात अलग है, लेकिन फिर अभी भी जो पोस्ट ऑफिस बैंक से जो आता है पोस्ट तुम लोग का, उसमें पिन मांगता है। नेक्स्ट वी मूव टू टेलीकम्युनिकेशन। उसमें है टोटल नंबर ऑफ टेलीफोन कनेक्शन इंक्रीज फ्रॉम 1.68 lakhs in 1951 to 37 मीटर इन 37 मिलियन इन 2011। ठीक है, तो मतलब टोटल जितना भी टेलीफोन है कनेक्शन इंक्रीज हो गया है 1.68 lakhs, जो 1951 में था, टू 37 मिलियन। 37 मिलियन 2001 तक आता है, 37 मिलियन हो गया कनेक्शन। ठीक है, अब टेली डेंसिटी का मतलब क्या हुआ, यहाँ वर्ड टेली डेंसिटी। अब इसका मतलब हुआ टेलीफोन। ठीक है, टेलीफोन, नंबर ऑफ टेलीफोन पर 100 पीपल, नंबर ऑफ टेलीफोन पर 100 पर्सन, उसको बोलते हैं टेली डेंसिटी। ये पूछेगा, इसको लर्न कर लेना, नंबर ऑफ टेलीफोन पर 100 पर्सन, उसको बोलते हैं हम लोग टेली डेंसिटी। अभी टेली डेंसिटी इंक्रीज हुआ था 7 मार्च 2004 में, इंक्रीज हो गया था। अब यहाँ एक और वर्ड है ISD। तो इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग। हाँ, इंटरनेशनल, ठीक है, इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग, तो उसको हम लोग बोलते हैं ISD। तो इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग सर्विस अवेलेबल है, ऑलमोस्ट हर एक कंट्री में अवेलेबल हो गया। अब नंबर ऑफ इंटरनेट सब्सक्राइबर्स स्टूड एट अबाउट 851 मिलियन ऑन 30 सितंबर 2022 में। तो इंटरनेट सब्सक्राइबर जो है वो बढ़ गया 851 मिलियन। ठीक है, कब बढ़ा, 30 सितंबर 2022 को ये 851 मिलियन बढ़ गया। ठीक है, अब इसमें 5 खिलाड़ी हैं। ओके, तो अब 5 मेन खिलाड़ी है पूरा इंटरनेट वर्ल्ड का, 5 मेन खिलाड़ी। पहला रिलायंस जियो जो होता है, जियो। ठीक है, एयरटेल। ठीक है, वोडाफोन। हाँ, वोडाफोन अभी थोड़ा कम हो गया, लेकिन उस टाइम पर 2015 से पहले या फिर 2017 से पहले तक वोडाफोन बहुत चलता था, है ना। अब है बीएसएनएल तो फिर भी छोड़ो, कम हो ही गया। ठीक है, टाटा का। ठीक है, वो है। अब टाटा केबल, टाटा वायरलेस नेटवर्क, वायरलेस मतलब वाईफाई, वो सर टाटा एंड वायरलेस नेटवर्क। टाटा का केबल ले लीजिए, वो सब, वो टाटा नेटवर्क ले लीजिए, वो सब अभी जो ऐड आ रहा है वो सब, वो मतलब है। ठीक है, ठीक है, तो एनर्जी का मतलब क्या हुआ, कॉमनली ताकत, एक ताकत जिससे हम लोग काम कर सकते हैं। मतलब होता नहीं कि एनर्जी, हमको एनर्जी चाहिए। मतलब फिर जब हम मान लो कि तुम कहीं आए, स्कूल से आए और तुमको बोला गया
कि ये वाला काम कर दो, तो तुम बोलोगे नहीं अभी मेरा एनर्जी नहीं है, तो उसका मतलब है एनर्जी। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू योर बुक इसमें लिखा हुआ है कि एनर्जी जो है एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इकोनॉमी इंफ्रास्ट्रक्चर का। ठीक है, और एक एडुकेट एनर्जी लगेगा लगेगा ठीक है, नेसेसरी है ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी के लिए, इकोनॉमी ग्रोथ के लिए वो एनर्जी लगेगा। और एक क्रूशियल मतलब एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट और इंडस्ट्रियलाइजेशन में एनर्जी। ठीक है, तो वो मतलब वो अब एनर्जी का दो तरीका होता है, एक कमर्शियल होता है और एक नॉन कमर्शियल होता है। तो कमर्शियल का मतलब क्या हुआ, तो कमर्शियल एक का मतलब हुआ कि अवेलेबल टू द यूजर एट सम प्राइस, तो ये अवेलेबल है यूजर के पास बट कुछ सम प्राइस में। ठीक है, तो ये मतलब हुआ कि कम अवेलेबल है यूजर के पास सम प्राइस कुछ प्राइस में अवेलेबल है। अब तुम्हारा इसमें लिखा हुआ है, इसमें एग्जाम्पल भी जैसे कि मेनली कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब नॉन कमर्शियल एनर्जी का क्या मतलब हुआ, इसका मतलब कि जो डू नॉट जनरली कमांड अ प्राइस, जिसमें प्राइस का जरूरत ही नहीं पड़ता है, उसको बोलते डू नॉट कमांड एनी प्राइस, उसको बोलते हैं नॉन कमर्शियल। तो इसमें एग्जांपल दिया हुआ था फायरवुड, फायरवुड जला हुआ लकड़ी, एग्रीकल्चर वेस्ट, एग्रीकल्चर वेस्ट, और डंक ऑफ एनिमल, डंक ऑफ एनिमल मतलब कि यूरिन पू जो होता है एनिमल का, उसको बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे सोर्स ऑफ कमर्शियल एनर्जी। ठीक है, आज हो सकता है कि आज हम उतना एनर्जी वाले नहीं हो सकते हैं क्योंकि तो तबियत मेरा खराब है, इसी कारण से आज उतना एनर्जी हम पढ़ा रहे नहीं है, बट फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ हर कॉन्सेप्ट रेडी रहे तुम लोग के साथ। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे सोर्स ऑफ कमर्शियल एनर्जी। तो लेट्स बिगिन। पहला है कोल। ठीक है, अब देखो तुमको मालूम होगा कि कोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर एक चीज में, हर एक इंडस्ट्री में कोल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो अब इसमें पहला क्या लिखा हुआ है कि 55% ऑफ कमर्शियल कमर्शियल एनर्जी प्रोड्यूस इन द कंट्री। तो कोल जो है 55% है, 55% ऑफ कमर्शियल एनर्जी प्रोड्यूस इन द कंट्री। ठीक है, अब कोल जो है इंपॉर्टेंट एडवांटेज है, ठीक है, ओवर द अदर फॉस्फेट, मतलब फॉस्फेट से ज्यादा इंपॉर्टेंट एडवांटेज है कोल का। ठीक है, और मेन कंज्यूमर आर थर्मल पावर। इसका जो कंज्यूमर है, जो कौन कोल को ज्यादा कंज्यूम करता है, कौन लेता है, तो पहला है थर्मल पावर स्टेशन वाले लोग, स्टील प्लांट्स और सीमेंट फैक्ट्रीज और फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज एक्सेट्रा। तो बस आपको इतना ही पढ़ना है। तो आप बोलेंगे सर कि यहाँ बहुत सारा पॉइंट है, यहाँ बहुत पॉइंट है, तो इतना सारा पॉइंट में से, इतना सारा सेंटेंस में से हमको बस ये गुणा चुना पाना है, तो इसका आंसर है हाँ। क्यों, क्योंकि देखो एग्जाम में उतना भी नहीं पूछता है, सिर्फ पूछेगा कि गिव मी द सोर्स ऑफ कमर्शियल, टेल मी व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ कमर्शियल एनर्जी, एक्सप्लेन इट। एक्सप्लेन जब आएगा तो तुम लिखना कोल डैश और ये पूरा सेंटेंस लिख देना, पेट्रोलियम ये पूरा सेंटेंस लिख देना, नेचुरल गैस लिख देना, सेंटेंस लिख देना, तो ऐसा करना। हाँ, अगर पर्टिकुलर अगर मान लो कि गया कि मान राइट शॉर्ट नोट्स ऑन कोल, तो तब भी तुम इसी को ही लिखना, तब भी मैं बोलूंगा इसको ही लिखना, क्योंकि अब एक और बात है कि शॉर्ट नोट्स तो आता नहीं है, जवाब सच है, ये क्वेश्चन में ये वाला टॉपिक में शॉर्ट नोट्स आएगा नहीं। ठीक है, हो सकता है बोलेगा राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द सोर्स ऑफ कमर्शियल एनर्जी, तब तुम इस तीन चारों को मिला के लिख देना। ठीक है, तो अब हम लोग का सोर्स ऑफ कमर्शियल एनर्जी, ठीक है, हो गया, हम लोग कोल पढ़ लिया, अब हम लोग पढ़ेंगे पेट्रोलियम मतलब ऑयल, केरोसिन ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, वो सब पेट्रोलियम, डीजल। ठीक है, और तो कर्ड ऑयल, तो ये कर्ड ऑयल कौन सा है, दही वाला, कर्ड का मतलब दही नहीं, पेट्रोलियम का दूसरा नाम जो है, पेट्रोलियम को कर्ड ऑयल से भी जाना जाता है। ठीक है, तो कर्ड ऑयल जो है इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी इन मॉडर्न इंडिया, तो मॉडर्न इंडिया में पेट्रोलियम बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है, अब इसका मेन जगह कहाँ पर है, तमिलनाडु, मुंबई हाई, एक वर्ड है मुंबई हाई, वो असम, अरुणाचल प्रदेश एंड गुजरात। ओके, अब है प्रोडक्शन, प्रोडक्शन ऑफ कर्ड jumped to about 36 million metric ton in 2017 and 2018। तो प्रोडक्शन जो था कर्ड ऑयल का वो बढ़ गया अबाउट 36 मिलियन से ज्यादा, 36 मिलियन जो है वहां तक बढ़ गया मेट्रिक टोन्स, उससे भी ज्यादा हो गया। कहाँ कब, 17 18 में, मतलब हमने बता, तो कर्ड ऑयल का जो प्रोडक्शन था वो बढ़ गया 36 मिलियन से भी ज्यादा। कब, ठीक है, तो इसका मतलब कि कर्ड ऑयल का जो प्रोडक्शन है वो 36 मिलियन से भी ज्यादा बढ़ गया है 2017 और 18 के बीच में, उससे भी ज्यादा बढ़, 36 मिलियन से भी ज्यादा हो गया था। ठीक है, अब है कि नॉट सफिशिएंट टू मीट आवर डोमेस्टिक डिमांड, तो ये पेट्रोलियम जो है नॉट सफिशिएंट है, नहीं कर्ड ऑयल जो है नॉट सफिशिएंट है हम लोग को डोमेस्टिक डिमांड को मिलने में, क्योंकि इस समय को डोमेस्टिक डिमांड पूरा नहीं हो सकता। ठीक है, वो मतलब अब है नेचुरल गैस, तो नेचुरल गैस एक इमर्ज्ड एज अ न्यू सोर्स ऑफ इनकम, उसको बोला गया एक नया सोर्स ऑफ एनर्जी नेचुरल गैस। ठीक है, अब ये यूज होता है एज इनपुट इन फर्टिलाइजर,
पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स रिसेंटली यूज एज अ ट्रांसपोर्ट व्हीकल इन द फॉर्म ऑफ सीएनजी। हाँ, तो ये सीएनजी एलएनजी में यूज होता है, एलपीजी में, ठीक है। अब तुम देखोगे जो सॉल्ट लेक तरफ जाओगे, कोलकाता में तो है सॉल्ट लेक का तरफ, या जो डेवलप्ड सिटी है, ठीक है, कोलकाता का बताया, सॉल्ट लेक न्यू टाउन की तरफ से जाओगे तो वहां पर ये है कि वहां पर अब गैस सिलेंडर नहीं आता, वहां पर गवर्नमेंट ने एक पाइप बना के रखा है, हर एक घर से कनेक्टेड है। तो वो क्या है, वो जो गैस है वो नेचुरल गैस, तो वो गवर्नमेंट ने फ्री में लगाया। तो हर एक किचन में, हर एक डेवलप कंट्री में, हर एक किचन में वो गैस का पाइप जा रहा है, वो हमेशा आते रहेगा, जैसे कि नहीं गैस खत्म होगी, कभी हर टाइम गैस आते रहता है, ठीक है। और बाहर का भी कंट्री में यही वाली चीज यूज होता है, बाहर का कंट्री में नेचुरल गैस ही खाना का यूज होता है। और सीएनजी तुमको मालूम हो सीएनजी का मतलब क्या है, ठीक है। अब ट्रांसपोर्ट व्हीकल में फॉर्म ऑफ सीएनजी, अब जो सीएनजी भी लगता है ट्रांसपोर्ट व्हीकल, जैसे ऑटो होता है उसमें भी यूज होता है सीएनजी गैस, ठीक है। अब मेन जगह कहाँ है नेचुरल गैस का, गुजरात, तमिलनाडु, राजस्थान और त्रिपुरा, ठीक है। अब गवर्नमेंट embark upon the scheme called प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को बोला गया कि बोला गवर्नमेंट बोला कि इसको स्कीम का प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना बनाया था, उसी में सब गैस प्रोड्यूस हो, ठीक है। अब हमने कहा इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, बिजली। तो ये बिजली का जो समस्या है ये हवा को पूरा कर देते हैं। तो देखो इलेक्ट्रिसिटी एक वेरी वास्टल सोर्स ऑफ एनर्जी, मतलब कि बहुत जरूरी है हम लोग के लिए, और ये ट्रांसमिट ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, और ये ट्रांसमिट हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस बट एट अ मॉडेस्ट कॉस्ट, एक मॉडेस्ट कॉस्ट का में जा सकते हैं लॉन्ग लॉन्ग डिस्टेंस में भी, ठीक है। और ये यूज होता है कमर्शियल पर्पज में, जैसे कि इंडस्ट्री हुआ, एग्रीकल्चर हुआ, ट्रांसपोर्ट हुआ, ठीक है। तो ये अब नॉन कमर्शियल में भी ये डोमेस्टिक यूज फॉर लाइटिंग पावर में यूज होता है। अब इलेक्ट्रिसिटी वाइटल इनपुट फॉर इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर, ठीक है। इनफैक्ट डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री डिपेंड अपॉन द ग्रोथ ऑफ पावर जनरेशन कैपेसिटी। डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, सोचो डेवलप कंट्री और डेवलपमेंट में भी अगर तभी होगा जब इलेक्ट्रिसिटी पावर अच्छा रहेगा तब। सोचो अब तुम ये अंदाज लगाओ इलेक्ट्रिसिटी कितना पावर हो, समझे वो मतलब है, ठीक है। और देखो तीन तरीके का इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होता है, थर्मल होता है, एक हाइड्रो पावर होता है और एक न्यूक्लियर पावर होता है, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फीचर है इलेक्ट्रिसिटी का, पहला है कि इंडिया में इंक्रीज हो गया था 5.1 बिलियन किलोवाट, ठीक है, किलोवाट आवर। सोचो इंडिया में किलोवाट आवर कितना बढ़ा, वो 5.1 बिलियन बढ़ गया था, ठीक है, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी इंडिया में, ठीक है। और from 1951 to mid 1970, Empire was placed on the ground of the hydroelectric power. Thereafter, more emphasis was given on the development of the thermal power. ठीक है, अब 1951 और 1970 के बीच में थर्मल पावर का अब्यूज करना हमने शुरू कर दिया, तो वो बोल रहे हैं मतलब, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे सोर्सेस ऑफ नॉन कमर्शियल एनर्जी, ठीक है। तो पहला तुम समझ गए होगे कि नॉन कमर्शियल का मतलब है कि ये फ्रीली गिफ्टेड, ठीक है। गिफ्टेड नहीं मतलब कि वो हम लोग के पास ही रहता है, डंक ऑफ एनिमल, एग्रीकल्चर वेस्ट, वो सब, ठीक है। तो पहला है कि इट डिक्रीज शार्पली ओवर द ईयर इन द टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड, ठीक है। तो ये कंज्यूम भी हो जाता है, इट डिक्रीज, तो इसका शार्पली ओवर द ईयर इन द टोटल एनर्जी कंज्यूम, तो इट डिक्रीज शार्पली ओवर द ईयर टोटल एनर्जी कंज्यूम, तो ये बहुत तेजी से गिर जाता है कंज्यूम करने के बाद। तो ये कंज्यूम का बाद ये ऐसा ये कैसा सोच है कि वो जो बचा उसको यूज करना है, बचा हुआ को यूज करना है, वो मतलब हुआ टोटल एनर्जी कंज्यूम इज मच हायर इन रूरल एरिया। अब ये सब ज्यादा जो है वो रूरल में आता है, क्योंकि एग्रीकल्चर का जो वेस्ट है वो सर जो खैर गाँव बाड़ी में 80% यूज होता है, और एज कम्पेयर टू अर्बन एरिया में 50% होता है, ठीक है। और 82% इज यूज इन द डोमेस्टिक सेक्टर, डोमेस्टिक सेक्टर तुमको मालूम होगा, ठीक है। तो उसमें 82% यूज होता है नॉन कमर्शियल, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे इरिगेशन, उसके बाद हम लोग का चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ओके, सो अब हम लोग पढ़ेंगे लास्ट टॉपिक ये चैप्टर का, जिसका नाम है इरिगेशन, ठीक है। तो इरिगेशन हम लोग पढ़ेंगे, तो इंपॉर्टेंस क्या क्या है भाई जानो, इरिगेशन का मतलब क्या। तो इरिगेशन मतलब कि सप्लाई करना वाटर को, ज्यादा पानी को सप्लाई करना सॉइल में, उसको हम बोलते हैं इरिगेशन, ठीक है। और इसका इंपॉर्टेंस क्या क्या है हम लोग पढ़ते हैं। पहला है ओवरकमिंग द प्रॉब्लम ऑफ रेनफॉल। तो कभी कभार क्या होता है कि पानी जो है कभी ज्यादा आ जाता है, ठीक है, बारिश में तुम देखोगे अक्टूबर का, तो अक्टूबर में पानी आ जाता है, बट अक्टूबर का मानसून सीजन नहीं है, ये एक तरीका का स्प्रिंग सीजन मान लो, ठीक है। तो लेकिन फिर भी पानी आ रहा है, तो ये क्या, कभी पानी आ रहा है, कभी धूप हो रहा है, कभी ठंडा आ जा रहा है, तो ओवर क्या बोलते हैं ओवर कमिंग। तो प्रॉब्लम इसमें हो रहा है कि कभी पानी आ रहा है, कभी पानी नहीं आ रहा है। अब एक बार पानी ऐसा आ जा रहा है कि लेके ही चल जा रहा है, ठीक। अब पानी तो कभी आ ही रहा नहीं, वो इससे बहुत प्रॉब्लम आता है ओवर कमिंग, ठीक है। दूसरा हाई प्रोडक्टिविटी, लैंड का प्रोडक्टिविटी अच्छा रहेगा तब जाके लैंड अच्छे से ग्रो होगा। रोल इन द न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटजी, तो नया स्ट्रेटजी लाना होगा एग्रीकल्चर से, क्या होगा कि एग्रीकल्चर जो खेत रहेगा वो सही रहेगा। तो एक एग्जाम्पल तुम लोग का इसमें दिया हुआ है, उसका नाम है सीड फर्टिलाइजर टेक्नोलॉजी, तो वो वाला इसमें यूज होता है, तो उसमें ये यूज करना चाहिए। एग्जाम्पल दिया रिड्यूसिंग इंस्टेबिलिटी इन द आउटपुट, तो आउटपुट में उतना भी इंस्टेबिलिटी नहीं करना, उसको कम करना है। तो आउटपुट नहीं लेगा उसको थोड़ा हल्का इंस्टेबिलिटी मतलब हल्का कम करते जाना। हाई एम्प्लॉयमेंट, इसमें क्या होता है कि ज्यादा बहुत इंप्लॉय लगता है, बहुत इंप्लॉय लगता है, बहुत बहुत मतलब बहुत इंप्लॉयमेंट लगता है।
ठीक है, अब हम लोग का नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ इरिगेशन सिंस 1955। तो 1955 से इरिगेशन का चला था, ये मतलब ये सब प्रोसेस जो है ये 1951 से शुरू हुआ था। पहला है कि इरिगेशन वास्ट इंक्रीज इन द इरिगेशन प्रोडक्शन सिंस 1951 एज अ रिजल्ट ऑफ लार्ज इन्वेस्टमेंट अंडरटेकिंग। तो इसका जो इरिगेशन पोटेंशियल है वो बढ़ गया 1951 से, और उसका रिजल्ट क्या हुआ कि लार्ज इन्वेस्टमेंट टेकन, इसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है। ग्रॉस इरिगेशन एरिया इंक्रीज हो गया अबाउट 76 मिलियन हेक्टेयर्स, द एक में 76 मिलियन हेक्टेयर था, ठीक है, टू 102.6 मिलियन हेक्टेयर इन 18-19 में आते आते 102.6 मिलियन हो गया। फिर एबिलिटी ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज हाईली इनएडिक्वेट, तो एबिलिटी है इरिगेशन फैसिलिटी का वो हाईली इनएडिक्वेट है, ठीक है। फिर देयर इज अ वाइडली रीजनल डिस्पैरिटी इन द डेवलपमेंट ऑफ द इरिगेशन फैसिलिटी इन द कंट्री, तो बहुत ही ज्यादा जगह चाहिए इरिगेशन फैसिलिटी को इन द कंट्री में डेवलप करने के लिए। वाइडली मतलब कि ज्यादा ज्यादा क्वांटिटी में, रीजनल डिस्पैरिटी इन द डेवलपमेंट ऑफ द इरिगेशन चाहिए, बहुत ज्यादा चाहिए लैंड जिससे हम लोग इरिगेशन, जैसे बहुत ज्यादा से ज्यादा जगह में पानी देना चाहिए इरिगेशन पे। अब एक टॉपिक छूट गया था, ठीक है, नॉन कन्वेंशनल रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, तो उसको मैं कमेंट कर देते हैं, बस इतना ही पढ़ना है। पहला बात कि ये क्या है, ये रिन्यूएबल है और ये इको फ्रेंडली भी है, ठीक है। ये प्रोवाइड करता है लॉन्ग टर्म एवरी क्रिसिस, लॉन्ग टर्म एनर्जी क्रिसिस प्रोवाइड करता है, ठीक है। 4 तरीका का एनर्जी होता है इसका, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी और बायोगैस, मतलब गोबर गैस, गोबर को जला के जो होता है, देखोगे। हाँ, और इसमें यह है कि तुम लोग को गोबर वाला जो है, गोबर गैस वाला, बायोगैस वाला, उसका तुमको बस ध्यान करना है कि वो कैसे प्रोसेस होता है। तो हम तुमको इसे नॉर्मली बता रहे हैं, गाय का जो गोबर है उसको ताप के उसको दीवार में सूख गया, अब उसको निकाल के तुम उसको यूज कर खाना पकाने में, तो उसको बोले बायोगैस एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी। तो वही मतलब, तो हाँ थोड़ा अच्छे से वो मार्क किया गया, उसको लर्न कर लेना, ठीक है। बायोगैस वाला लर्न कर लेना, मार्क अगर नहीं किया हुआ तो एक अलग राइटिंग में टाइप करके लिखा हुआ, उसको लर्न कर लेना। बायोगैस प्लांट्स पुट काउस ड्यूरिंग द, बस वाला पढ़ लेना वहां से, लास्ट लाइन था, लास्ट लाइन जो है वही वाला पढ़, वहां से लेके नेक्स्ट पेज का फर्स्ट फुल स्टॉप तक बस वहीं तक पढ़ना तुम लोग, ठीक है। So with this we are coming to the chapter. Hope you like this video. If you like, subscribe to the classes, like this video and follow on Instagram and share it with friends. Love you all. Take care. Bye.